कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लगातार ये पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है और एक और बड़ा कदम इसी दिशा में उठाया गया है। ऐसे में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में 58,000 नेताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया गया है। कांग्रेस नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन ऐसे में निगरानी की जाएगी। अब कांग्रेस संगठन में नेता सक्रिय रहेंगे और निष्क्रिय जो नेता होंगे उन्हें बाहर किया जाएगा और ये सब कुछ होगा डिजिटली। जो एक कदम उठाया गया है, डेटा तैयार किया गया है, राजस्थान का डिजिटल संगठनात्मक मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा लिस्ट तैयार हो गई है। यानी कुल मिलाकर अब उन नेताओं की घंटी बजना शुरू हो गई है, उन नेताओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है जो इनएक्टिव हैं, जो निष्क्रिय हैं। समय समय पर इस तरीके की वार्निंग दी जा रही थी कि जो कार्यकर्ता और नेता निष्क्रिय हैं, संगठन से जुड़ी पार्टी में से जुड़ी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके लिए अब तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी दिशा में एक बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। राजस्थान में 58,000 नेताओं का एक डिजिटल डेटा तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज का हम रुक रहे हैं। अरबाज, जाहिर तौर पर 40 साल बाद ऐसे पहली बार हुआ कि जब सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहां पर जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये एक राजस्थान पहला राज्य जहां पर कुल मिलाकर डिजिटल डेटा तैयार किया गया है नेताओं का। इसका मकसद क्या है, क्या कुछ इसमें होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो गुजरात अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं उन पर विचार कर रही है पार्टी। तो कैसे तकनीक का इस्तेमाल जो है अपनी परफॉर्मेंस के आकलन में किया जाए। जैसा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी से निष्क्रिय लोगों का सफाया किया जाएगा, जो लोग सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और आगे से बढ़कर के पार्टी के हर कार्यक्रम में हर जो लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया जाता है उनमें बढ़ चढ़ करके अपना सक्रियता दिखाते हैं, उनको महत्व दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों का जो आकलन है वो बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो जितना भी सारा डाटा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी हद तक इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। और जो लेकिन अरबाज, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी? क्या कार्यकर्ताओं की हाजिरी होगी या फिर दूसरे नेताओं को इस जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनके बारे में फीडबैक दिया जाए? कैसे होगा यह संभव? देखिए, इसमें जो कांग्रेस है उसने बाकायदा एजेंसीज हायर की हैं प्राइवेट, जो लगातार निगरानी कर रही हैं और जो टास्क उनको दिया जा रहा है उनके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं कि कौन कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है, टास्क को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। जो काम ब्लॉक स्तर पर, बूथ लेवल पर, जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं, उसमें पार्टी के जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे वो जागरूकता कार्यक्रम है, चाहे प्रशिक्षण शिविर है, इन तमाम चीजों में कितनी सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तमाम पैमानों पर इनको परखा जाएगा। लंबे समय से जो पार्टी के अनुशासन की पालना नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, जो टारगेट दिए जा रहे हैं उनके प्रति निरस्त हैं, तो इन तमाम चीजों का पैमाना कहीं ना कहीं इसमें रखा गया, इन ही तमाम चीजों पर परखा जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन निगरानी की तैयारी की जा रही है, इसको एग्जीक्यूट कब से किया जाना है अरबाज? देखिए, ये काम एक तरह से पार्टी पहले से ही शुरू कर चुकी है। इसे फॉर्मली अनाउंस करने की जरूरत है और पार्टी ने पहले भी इशारा ये दे दिया था, जैसे ही राहुल गांधी का पिछला दौरा जब हुआ था, कि इन तमाम पहलुओं पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो इसे एक फॉर्मली अनाउंसमेंट इसका किया जाना चाहिए, कि ताकि सभी लोगों को पता रहे कि पार्टी इस तरफ अब आगे बढ़ रही है। तो जो लोग निष्क्रिय हैं उनकी निष्क्रियता का जो पैमाना होगा उसमें हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस में किसी का एक तरह से सवाल ये नहीं रहे कि उसे बिना किसी बात के पार्टी से निष्क्रिय साबित करके हटा दिया गया। बाकायदा परफॉर्मेंस रिपोर्ट उन सबके सामने होगी, उसके आधार पर फैसले किए जाएंगे। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए प्रयोग करी और इसी दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मंशा के अनुरूप एक नवाचार किया गया है, जिसके तहत बूथ कमेटियां, मंडल कांग्रेस कमेटियां और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सूची और उनके कार्य क्षेत्र का डिजिटल मैपिंग करके ऑनलाइन डेटा लेकर के और जानकारी एकत्रित की गई है। हमारे
जो विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी लगाए गए हैं और जो संभाग प्रभारी हैं, लगातार इनकी गतिविधियों की सूचना और जानकारी पारदर्शिता के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साझा करेंगे। जो हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं उनको मौका मिल रहा है और जो निष्क्रिय हैं उनको विश्राम देने की मंशा हमारे संगठन की है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन तक अधिवेशन चला था, जिसमें कई तरीके की बातें सामने आई थी कि अब यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से इनएक्टिव कार्यकर्ताओं को, इनएक्टिव नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसकी हलचल तब तेज हुई थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसे कई स्लीपर सेल है, कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का कुल मिलाकर नुकसान करने का काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। खाचरियावास जी, कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में 58,000 नेताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कि कांग्रेस पार्टी शुरू से डिजिटल डेटा पर भरोसा करती है। आप जानते हैं कि इस देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी और डिजिटली मजबूत होने की जरूरत है। एक आवाज में कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, क्योंकि पूरे देश के हालात जो हैं, राजस्थान के जो हालात है उसमें सरकार कम सर्कस ज्यादा चल रहा है। तो कभी भी जो सरकार डिसीजन लेती है जनता के खिलाफ, उन डिसीजंस पर कार्यकर्ता को खड़े कर बड़े आंदोलन की तैयारी है पूरे देश में, जिससे पूरा जब डेटा आ जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा, तो हम ये मानकर चलिए आक्रामक तरीके से सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े कर सकेंगे। लेकिन खाचरियावास जी, क्या आपको लगता है इस तरीके का कदम जो है वो इफेक्टिव होने वाला है, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा? निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए, डिजिटल डेटा तैयार होता है तो एक ही मैसेज में सब जगह एक साथ मैसेज चला जाता है। हाँ। सबको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी तारीख को ये प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम में पहुंचना है, ये काम करना है। कि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों पर बीजेपी ने केंद्र में और राजस्थान में चुनाव लड़ा, डबल इंजन की सरकार बन गई। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आते ही पहली बार सनातन धर्म का ऐसा इलाज किया। सनातन धर्म मानने वालों का जयपुर के सबसे बड़े आराध्य देव है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे कृष्णायन कॉरिडोर, वो इन्होंने खत्म कर दिए। आईफा में इन्होंने 100 करोड़ रुपए दे दिए नाच गाने के लिए, एक ही दिन में सारा चिकन मटन और शराब पार्टी के लिए। लोगों में तो बड़ा रिएक्शन है ऐसे मुद्दों पर जिनमें बीजेपी ने झूठ बोलकर वोट लिया, हिंदू मुसलमान खेली। आज वो बीजेपी जब ठाकुर गोविंद देव जी की भगवान की सगी नहीं हो रही तो किसकी सगी हो? नहीं, प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन पहले अगर कांग्रेस की हम बात करें, चूंकि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि उनके कार्यकर्ता इनएक्टिव है। कोई बड़ा नेता आ जाए, सपोज कि राहुल गांधी आए, कोई और भी बड़ा नेता है, तो उनकी रैली के दौरान वो निकल आते हैं और इसके वापस वो घर चले जाते हैं। अब जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं से आप एक जुड़ने का जो ये सुझाव सामने आया है, क्या ये माना जाए कि इसको अब इफेक्ट देखने को मिलेगा आने वाले पंचायत चुनाव में? बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो पूर्व मंत्री भी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि जो तमाम यहां पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस को मजबूत करने में इफेक्टिव साबित होंगे। तो बात यहां पर अगर कांग्रेस की हो रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी कर लेते हैं। दरअसल जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। उन्होंने वसुंधरा राजे के हालिया सोशल पोस्ट को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर कोई नेता सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करे तो ये राज्य की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने ईआरसीपी पर भी बीजेपी पर तंज कसा है। अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर तंज। पेयजल संकट वाली पोस्ट पर दी नसीहत। पीकेसी ईआरसीपी नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं। केवल झालावाड़ नहीं, पूरे राज्य की करें बात। प्रदेश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जल संकट पर अधिकारियों को फटकार लगाने वाला ट्वीट है, तो दूसरी तरफ ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण के मसले को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में
श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ में हुए बर्ताव का मसला उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालावाड़ में जल संकट की चिंता पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने ईआरसीपी के मसले पर जनता को बेवकूफ बनाने का भी आरोप लगाया है। ये तो एक मानवता में कलंक है ये, और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी के जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा, सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हूँ कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा, ये गलत है। पीकेसी ईआरसीपी में कोई दम नहीं है। वसुंधरा जी को चाहिए, अगर उनमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे पीकेसी और ईआरसीपी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है। क्योंकि वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने शुरू हो गया है। जलदाय विभाग ने झालावाड़ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक कुमार झा को पद से हटाकर एपीओ कर दिया है। एपीओ अवधि में दीपक कुमार झा को जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव के दफ्तर में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ अन्य अफसरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। जलदाय विभाग के आदेशों के मुताबिक झालावाड़ जिले के जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति संतोषजनक नहीं होने और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने, साथ ही जल जीवन मिशन के कामों की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने और समय पर निविदाएं आमंत्रित नहीं करने से आए पानी संकट की शिकायतों को देखते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एपीओ किया गया है। और सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से आ रही है, जहां पर गोंडल रोड पर मालधारी गेट के पास सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने से टक्कर हुई है। ट्रैक्टर चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो देने से एक्सीडेंट हुआ। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। सीसीटीवी भी हादसे का सामने आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। बात एसआई भर्ती परीक्षा की करते हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है और इसी कड़ी में एसओजी ने सिरोही से एपीओ शिक्षक उमेश सिंह को डीई ऑफिस से पकड़ा है। सिरोही से एसओजी उसे जयपुर लेकर गई। उमेश सिंह का पर आरोप है कि उसने एसआई समेत कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दिया। एसओजी के हत्थे चढ़ा एपीओ शिक्षक उमेश सिंह सिरोही के डीई ऑफिस में पहुंचा था उपस्थिति दर्ज कराने। ज्वाइनिंग से पहले ही एसओजी ने धर दबोचा। सेकेंड ग्रेड टीचर उमेश सिंह को उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेगा, एसओजी उसे गिरफ्तार कर लेगी। उमेद ने बहुत कोशिश की कि वो एसओजी के चंगुल में ना आए, लेकिन वो बच ना सका। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मुद्दे पर एसओजी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक उमेश सिंह आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात था। डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने के आरोप लगने के बाद निलंबित किया गया था। इस दौरान उसका मुख्यालय सिरोही किया गया। एसओजी उमेश सिंह पर पैनी नजर रखी थी।
और वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जिले के रोहिट गांव के रहने वाले उमेश सिंह का जो है एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि उमेश सिंह जो है आवर के हनुमानशाला स्कूल में तैनात थे। वह एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने का जो उन पर आरोप था, जिसके कारण उनको जो है निलंबन कर दिया गया और निलंबन काल में इनका जो कार्यालय जो है वह डीईओ ऑफिस सिरोही रखा गया, जिसके बाद में वह एसओजी की रेडार में थे और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन एसओजी ने उनको जो है जैसे ही वो अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो एसओजी पहले से ही गांठ लगाकर बैठी थी और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। पाली जिले के राखड़ा तहसील रोहटन का रहने वाला आरोपी उमेश सिंह के खिलाफ कई पेपर लीक में शामिल होने का भी आरोप है। युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक एक कर गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमाना राम को भी पकड़ा था। उसे भी पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया था। एसडीएम हनुमाना राम पर भी डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा देने का आरोप है। बहरहाल एसओजी का एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और नए चेहरे एसओजी के हत्थे चढ़े। पूरा प्रकरण जो है जांच का है। एसओजी अपने जांच के बाद ही इसका खुलासा कर पाएगी, लेकिन एसओजी लगातार सिरोही व जालौर जिले में दबिश दे रही है और कई जो है शिक्षक व पटवारी भी जो है इनकी रेडार पर थे और उनको भी जो है उनका निलंबन कर दिया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब एसओजी क्या खुलासा करेगी वह तो आने वाला समय बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला आरटीओ इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक मजबूर ट्रक ड्राइवर पर अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है और उसके बाल पकड़कर खींच रही है। इस मामले में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दूसरे वीडियो में वहां खड़े लोगों को धमकी देते हुए महिला इंस्पेक्टर खुद भी वीडियो बनाती हुई दिखाई दी है। चित्तौड़गढ़ जिले से एक सरकारी ऑफिसर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां जिले के गंगरार टोल प्लाजा के पास आरटीओ में कार्यरत महिला इंस्पेक्टर द्वारा ट्रक चालक के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय की है जब महिला इंस्पेक्टर ने ट्रक चालक को वाहन जांच के लिए रोका था। इस पर चालक नाराज हो गया और उसने अपना ट्रक सड़क के बीच खड़ा कर दिया और आरटीओ कर्मियों पर रुपए मांगने का आरोप लगाने लगा। इधर महिला इंस्पेक्टर वीडियो में बार बार ट्रक ड्राइवर को ट्रक को साइड में करने के लिए कहती नजर आई, लेकिन ट्रक ड्राइवर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते ट्रक ड्राइवर और महिला इंस्पेक्टर के बीच झड़प हो गई। इस बीच देर के लिए लंबा जाम लग गया। महिला इंस्पेक्टर ने तत्काल मौके पर पुलिस बुलाई और जाम खुलवाया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को तत्काल गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में गंगरार पुलिस ने परिवहन विभाग द्वारा चालक के खिलाफ परिवाद भी पेश किया है। और मारो राजस्थान में वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अहम खबर। सरकारी अवकाश के दिन खुले निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सभी सीबीईओ को दिए गए ऐसे स्कूलों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में ऐसे कई स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी हो गई है। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी आवास यानी सरकारी छुट्टी के दिन जो निजी स्कूल खुले हैं उन पर यह कार्रवाई होनी है। सभी सीबीईओ को दिए गए ऐसे स्कूलों को रिपोर्ट करने के निर्देश, लिहाजा राजधानी में भी ऐसे कई स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से कर ली गई है। और एक अहम खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए। दरअसल मुख्य सचिव सुधांशु मंत ने दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस मौके पर सुधांशु मंत ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूरे राजस्थान में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। विशेष परिस्थिति में ही जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कलेक्टर की अनुमति से ही छुट्टी मिलेगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी जिले में रहेंगे। अब जयपुर से अप डाउन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि समस्या के निस्तारण की समयावधि में कमी आई है। ये जिले के लिए एक अच्छी बात है।
सुशासन के लिए बहुत आवश्यक है कि अधिकारी अपने मुख्यालय पे मिले या क्षेत्र में मिले। जिसका मुख्यालय दौसा है, जरूरी नहीं वो दौसा में ही हो, अपने जिले में उनका जहाँ जुरिडिक्शन है वहां भी हो सकते हैं, लेकिन रहें तो जिले में। ऐसा नहीं हो जैसे हमारे पास शिकायतें आती है कि दौसा रहने के बजाय जयपुर से अप डाउन कर रहे हैं। खासतौर से पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, कृषि, तो ये राजस्व है, पुलिस, ये लोग अगर अपने स्थान पे नहीं मिलेंगे तो उससे लोगों को परेशानी होती है और मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन का लक्ष्य है उसमें बाधा आती है। 3 अप्रैल को मेले के दौरान हुई मारपीट के विरोध में आज जीड़ माता मंदिर परिसर अखाड़ा बना रहा। मंदिर के बाहर 5 घंटे के धरने के बाद वार्ता सफल हुई और मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। खुल गया जीण माता का दरबार, दर पर उमड़ा आस्था का ज्वार। माता के जयकारे से मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए खोल दिया, लेकिन इससे पहले मान मनोवल का दौर चला। प्रशासन, जैन माता मंदिर ट्रस्ट और जितने भी साधु समाज, संत समाज है, उन सबके बीच में सहमति बन चुकी है। जो दोषी लोग हैं उनको सबका सस्पेंड कर दिया गया है और जो जांच के योग्य अधिकारी हैं उन सबकी जांच चल रही है। भक्तों को सुरक्षा और उनकी सुविधा हेतु हमने निर्णय लिया कि मंदिर खोलेंगे, धरना समाप्त करेंगे। शुक्रवार सुबह पुजारियों ने मंदिर बंद कर मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में शेखावाटी के संत भी धरने में पहुंच गए। वक्त गुजरने के साथ जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी धरने पर पहुंचे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी पहुंचे और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और साधु संतों के साथ वार्ता की। आखिरकार 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर और 2 कर्मचारियों को एपीओ करने पर सहमति बनी। इसके बाद पुजारियों का धरना समाप्त हो गया। जो दोषी हमारे कार्मिक वगैरह हैं, इसमें उनको हमने आज उसको हम लाइन हाजिर करें, उनको एपीओ कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई हम लोग लाएंगे। आपको बता दें कि नवरात्र में जीण माता के मेले के दौरान हुए विवाद और पुजारियों के साथ कथित मारपीट की घटना में कार्रवाई नहीं होने पर मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों ने 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन तालेबंदी का ऐलान किया था। गौरतलब है कि सीकर का जीण माता मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर बनने के बाद सैकड़ों सालों से ये मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। जीण माता मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी घुटने टेक दिए थे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। 13 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग का मैच होने जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स टीम अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल सीजन 18 का पहला मैच खेलेगी। मैच से पहले गुरुवार रात मेजबान राजस्थान क्रीड़ा परिषद, राजस्थान रॉयल्स और बीसीसीआई के बीच ट्राई पार्टी एमओयू साइन किया गया। एमओयू पर बात करते हुए राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार पंवर ने कहा कि परिषद को इन मैचों से अच्छा राजस्व मिलेगा, जिससे अन्य खेलों के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। इस एमओयू से तकरीबन 11 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना ने कहा कि हम आने वाले वक्त में एसएमएस स्टेडियम की दर्शक क्षमता को 50,000 तक ले जाना चाहते हैं। बता दें कि फिलहाल एसएमएस स्टेडियम की क्षमता 18,000 दर्शकों की है, जिसे आईपीएल के लिए बढ़ाकर 24,000 किया गया है। देखिए, जयपुर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये कि जयपुर में 5 मैच होने जा रहे हैं, जिसमें बीसीसीआई, राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक एमओयू किया है, ट्राई पार्टाइट एमओयू है, जिसके तहत 5 मैचेस जयपुर वेन्यू पर कराए जाएंगे। आपको पता ही होगा कि जो 74 मैचेस पूरे देश में होते हैं, उसमें जो 10 वेन्यू है उनमें से एक वेन्यू अपना जयपुर का है, जहाँ पर आईपीएल के 5 मैचेस का आयोजन कराया जाना है। चूँकि अब की बार ये जिम्मेदारी आरएसएससी यानी कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को दी गई, तो हमने उसके लिए ट्राई पार्टाइट एमओयू किया है।
आपको बता दें, बिना सरकारी अनुमति के शुरू हुई शिव महापुराण कथा में पहले ही दिन भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला चोटिल हुई है, जबकि कई महिलाओं के गले से सोने के चेन तोड़े जाने की सूचना भी है। हालांकि रतनगढ़ थाने में एक महिला ने मुकदमा अब तक दर्ज कराया है। सिर्फ गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि रतनगढ़ की नंदीशाला में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा 11 से 17 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। कथा के पहले दिन शुभारंभ अब तक ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मध्याह्न शुरू हुआ तो तेज अंधड़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। टेंट उखड़ गए, श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। अंधड़ के बाद बारिश का दौर भी शुरू हो गया और इसी दौरान भगदड़ में एक महिला भी चोटिल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं कई महिलाओं के गले से सोने की चेन भी तोड़ ली गई है। दौसा में सोशल मीडिया पर दो नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी देखने को मिली है। महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है। जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का रूप लेता हुआ नजर आया है। दरअसल पूर्व विधायक ओपी हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आज की दिनांक लेकर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि सुबह 8:30 बजे तक महुआ जिला अस्पताल में कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंचा। मरीज घंटों से परेशान है, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हुड्डा की इस पोस्ट पर मौजूदा विधायक राजेंद्र मीणा ने पलटवार करते हुए लिखा, आपने पिछले 10 सालों में क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। आज जिला अस्पताल की ओपीडी का समय 9 से 11 बजे तक निर्धारित है। आप दिन भर सोशल मीडिया पर फालतू बातें लिखते हैं। अगर अपने कार्यकाल में जनहित के कुछ अच्छे काम किए होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपको बता दें कि आज फुले जयंती के अवकाश के कारण ओपीडी सीमित समय तक ही 2 घंटे के लिए सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक संचालित हो रही थी। सोशल मीडिया पर सियासी बयानबाजी में दोनों ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। और अब बात मौसम की करते हैं। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की बात है तो अगले 2 दिन तक मौसम राहत भरा रहेगा, लेकिन 14 अप्रैल से एक बार फिर से तेज गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, लोगों को भयंकर गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना। 14 अप्रैल से फिर लौटेगा गर्मी का दौर। पिछले कुछ दिनों से जारी प्रदेश में हीट वेव और लू के दौर के बाद में अब अगले 3 दिन मौसम के अंदर कुछ राहत मिलने वाली है। इस राहत का असर आज से ही नजर आना शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि बादलों का डेरा जो है वो नजर आने लगा है। यहाँ पर अगले 3 दिन प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में यही माहौल रहेगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पिछले कई दिनों से गर्मी से दो चार हो रहे प्रदेश के लोगों को राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदलते ही गर्मी कम हो गई। मौसम विभाग की माने तो 12 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और शेखावाटी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान के कई भागों में रहेगा। इस दौरान खासकर जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, इसके अलावा उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर यानी ज्यादातर स्थानों पर 11-12 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद तेज थंडरस्टॉर्म, तेज अंधड़ और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसके असर से आप देखेंगे कि लाइटनिंग की भी एक्टिविटी कहीं कहीं रिपोर्ट हो सकती है। तो विशेष रूप से इस सिस्टम के असर से जो हीट वेव का दौर चल रहा है उससे राहत मिलेगी। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 12 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। उसके बाद 14 अप्रैल से वापस प्रदेश में तेज गर्मी और लू का दौर शुरू हो जाएगा।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 अप्रैल से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और हीट वेव से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। हीट वेव का जो नेक्स्ट स्पेल है वो 14-15 अप्रैल से राजस्थान में शुरू होगा। एक बार फिर देखेंगे कि 14 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा और 14। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का आगे आपको दिखाते हैं 8 की फाइट।